Hello students, welcome to your new lecture and first lecture of water supply and sanitary engineering. Before we start the subject, I will tell you small things about this subject. तो ये जो सब्जेक्ट है वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंजीनियरिंग वो डिप्लोमा 5th सेमेस्टर में सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ऑफ़र किया जाता है बाय जीटीयू। ओके, तो ये जो वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंजीनियरिंग है, तो नाम पे से आप समझ गए होंगे कि वाटर सप्लाई किससे रिलेटेड और सैनिटरी इंजीनियरिंग से रिलेटेड ये थोड़ा थोड़ा सब्जेक्ट है। तो ये पूरे सब्जेक्ट में हम वाटर सप्लाई कैसे होता है, फिर उसके बाद वेस्ट वाटर का निकाल हम कैसे करते हैं घर में से, वो सब हम देखेंगे। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंजीनियरिंग। तो ये जो सब्जेक्ट है उसका एक पेरेंट्स इंजीनियरिंग ब्रांच है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। ओके, तो ये जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग है इसके अंतर्गत यानी कि इसके इंक्लूड में वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंजीनियरिंग ये दो डिपार्टमेंट आते हैं इंजीनियरिंग के। तो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रांचेस वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग एंड सैनिटरी इंजीनियरिंग। इट डील्स विद द जनरल हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ पीपल। ओके, यानी कि ये जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग है वो दो ब्रांच का कॉम्बिनेशन है, एक वाटर सप्लाई और एक हमारा सैनिटरी इंजीनियरिंग। और ये दोनों ब्रांच क्या काम करती है कि जो जनरल पब्लिक की हेल्थ होती है और उनकी वेल बीइंग होती है उसके ऊपर ये दोनों ब्रांच काम करती है। और ये दोनों ब्रांच के कॉम्बिनेशन से ही पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग होती है। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंजीनियरिंग, उसका जो पेरेंट इंजीनियरिंग ब्रांच है वो हुआ पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। ओके, उसके ही दो पार्ट है वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंजीनियरिंग। अब वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में क्या आता है और सैनिटरी इंजीनियरिंग में क्या आता है वो देखते हैं। तो वाटर सप्लाई में क्या आता है, क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्वालिटी ऑफ वाटर, वाटर ट्रीटमेंट, कन्वेंस ऑफ वाटर, वाल्व्स एंड फिटिंग्स, मेंटेनेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक्सेट्रा। ओके, यानी कि वाटर सप्लाई के अंदर जो हाउस होल्ड हमारा वाटर आता है, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए आता है या रेसिडेंशियल पर्पस के लिए आता है, वो पानी कहाँ से आएगा, कौन सी क्वालिटी वाला आएगा, कौन सी क्वांटिटी में आएगा, उसके ऊपर क्या ट्रीटमेंट प्रोसेस होगी, उसका कन्वेयंस सोर्स से लेके घर तक कैसे करेंगे, उसमें कौन कौन से वाल्व्स और फिटिंग्स हम यूज़ करेंगे कन्वेयंस में, उसका मेंटेनेंस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का कैसे करेंगे, तो वो सब चीज़ें आती है, वो सब वाटर सप्लाई में आता है। यानी कि जो सोर्स ऑफ वाटर है वहाँ से चालू करके एट द एंड ऑफ कंज्यूमर, यानी कि हमारे रेसिडेंशियल घर में या फिर कोई इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए कि जहाँ पानी हम यूज़ करते हैं, तो वहाँ तक का पूरा डिपार्टमेंट वाटर सप्लाई के हिस्से में जाता है। यानी कि वो पूरा काम वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट देखता है। अब सैनिटरी इंजीनियरिंग देखते हैं। तो सैनिटरी इंजीनियरिंग में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सूएज होता है, कन्वेंस ऑफ सूएज होता है, सूएज ट्रीटमेंट होता है, सूएज डिस्पोजल होता है और मेंटेनेंस ऑफ सूएज सिस्टम एक्सेट्रा। ओके, यानी पानी एक बार घर में आ गया वाटर सप्लाई ब्रांच थ्रू, अब उसके बाद उसका कैसा यूज़ होता है, उसके ऊपर से उसका एक सीवेज जनरेट होगा, यानी कि एक ख़राब पानी जनरेट होगा जिसे हम वेस्ट वाटर भी बोलते हैं। तो ये जो वेस्ट वाटर होगा उसका कलेक्शन भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये पानी हम यूज़ करने के बाद डायरेक्टली बाहर तो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि बाहर छोड़ने से क्या होगा, जो पूरा आजू बाजू है वो ख़राब होगा, माहौल एटमॉस्फेयर ख़राब होगा वो गंदे पानी से। तो उसके लिए क्या होता है कि वो पानी का भी कलेक्शन करना चाहिए आफ्टर यूज़ ऑफ वाटर इन रेसिडेंशियल और इंडस्ट्रियल पर्पस। तो कलेक्शन ऑफ सूएज, उसका कन्वेयंस, एक बार कलेक्शन कर लिया फिर उसका कन्वेयंस करने का भी सोचना पड़ेगा। फिर वो सूएज हम जाके जहाँ पे इकट्ठा करेंगे या जहाँ पे हम उसे कलेक्ट करेंगे, तो वो सूएज का ट्रीटमेंट भी होना चाहिए, क्योंकि पूरा सूएज ऐसा नहीं होता कि वो डायरेक्टली वेस्ट मटेरियल होता है। उसका ट्रीटमेंट करके हम ऐसा पानी भी उसमें से निकाल सकते हैं कि वो खेतों में और कई जगहों पे कि जहाँ हमें पानी पीना नहीं है उस जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं। सूएज डिस्पोजेबल यूज़ करना होगा। फिर ये जो सूएज सिस्टम है पूरी, उसका मेंटेनेंस भी देखना पड़ेगा। तो एक बार पानी यूज़ हो जाए घर में, पोर्टेबल वाटर यूज़ हो जाए, उसके बाद का पूरा डिपार्टमेंट सैनिटरी इंजीनियरिंग का होता है। ओके,
तो आपने देखा कि ये जो पूरी ब्रांच है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, वो 2 ब्रांच में डिवाइड है, वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंजीनियरिंग। हमें हमारे सब्जेक्ट में ये दोनों के बारे में पढ़ना है, वाटर सप्लाई और सैनिटरी इंजीनियरिंग के बारे में। वाटर सप्लाई के अंदर क्या होता है कि वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग टेक्स केयर ऑफ एडेक्वेट क्वांटिटी एंड गुड क्वालिटी ऑफ वाटर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द यूजर्स फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पस। तो वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग क्या ध्यान रखता है कि एडेक्वेट क्वांटिटी यानी कि ज़रूर के हिसाब से क्वांटिटी देना एंड गुड क्वालिटी ऑफ वाटर, क्वालिटी भी देनी है, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द यूज़र फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पस। डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए ज़रूरी पानी और साफ़ पानी वो देने का काम है, वो वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग करती है। इट इज़ कंसर्न विद द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। वाटर सप्लाई किससे कंसर्न रखता है? तो क्या प्योरिफिकेशन करने का वाटर का और उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने का, वो काम वाटर सप्लाई के हिस्से में आता है। और सैनिटरी इंजीनियरिंग क्या करती है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विच डील्स विद द प्रिवेंशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल एंड द कम्युनिटी बाय प्रिवेंटिंग कम्युनिकेबल डिसीजेज। ओके, तो सैनिटरी इंजीनियरिंग क्या करता है कि वो प्रिवेंशन करता है और मेंटेनेंस करता है किसकी? तो क्या हेल्थ की, जो कंज्यूमर यूज़ कर रहे हैं पानी और वेस्ट वाटर जो बाहर निकाल रहे हैं अपने हाउसेस से, तो वो कहीं फैल ना जाए और उससे कोई अलग अलग रोग या अलग अलग डिसीज़ ना फैलाए पूरे हमारे समाज में, वो देखने का काम सैनिटरी इंजीनियरिंग करता है। इट कंसिस्ट ऑफ साइंटिफिक कलेक्शन, कन्वेयंस, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजेबल ऑफ waste matter so that public health can be protected from the offensive and injurious substances। ओके, तो सैनिटरी इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा काम है हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए। वो आप सब अभी नए नए जो कैंपेन चल रहे हैं उस पर देख रहे होंगे कि स्वच्छ भारत कैंपेन चल रहा है, तो वो जो है वो पूरा सैनिटरी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से इंस्पायर्ड है। कि सैनिटरी इंजीनियरिंग का काम ही यही रोज़ का होता है कि वो लोग साइंटिफिक कलेक्शन करते हैं, पहले तो सुएज का या वेस्ट वाटर का, फिर उसका कन्वेंस ट्रीटमेंट देखते हैं, और अगर जो ट्रीटमेंट के बाद भी सही नहीं होता है पानी, वो उसका डिस्पोजेबल करते हैं सो दैट द पब्लिक हेल्थ कैन बी प्रोटेक्टेड। वो क्या करते हैं, ऐसा करके पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करते हैं। किससे? तो क्या ऑफेंसिव एंड इंजूरियस सब्सटेंसेस थे, यानी सुएज में जो ऑफेंसिव एंड इंजूरियस जो सब्सटेंस होते हैं, यानी कि जो पदार्थ होते हैं, उससे लाइफ का सेव करते हैं, यानी कि वो पब्लिक की लाइफ सेव करते हैं। तो ये पूरा काम सैनिटरी इंजीनियरिंग के हिस्से में आता है। तो हमने देखा कि ये दोनों ब्रांच कैसे कैसे काम करती है। अब सबसे पहले वाटर सप्लाई पढ़ने से पहले हमें सोर्स ऑफ वाटर पढ़ना चाहिए। ओके, सोर्स ऑफ वाटर, सोर्सेस ऑफ वाटर हमें पता होना चाहिए कि किन किन जगहों से कितना और कैसा पानी मिल सकता है, क्योंकि सोर्सेस ऑफ वाटर हमें पता होगा तो ही हम पोर्टेबल वाटर कलेक्ट कर पाएंगे। अब जैसे अपने को चाहिए वैसी क्वांटिटी में अगर हमें पानी चाहिए तो हमें पहले सोर्स पता होना चाहिए कि किन किन सोर्सों से हम पानी निकाल सकते हैं। तो देखते हैं सोर्सेस ऑफ वाटर। अब सोर्सेस ऑफ वाटर में ऐसा लिखा है कि जहाँ से भी आपको पानी मिले, द लोकेशंस फ्रॉम वेयर वाटर कैन बी अवेलेबल आर कॉल्ड सोर्सेस ऑफ वाटर। ओके, पानी हमें जहाँ से भी मिले उसे हम सोर्सेस ऑफ वाटर कहते हैं। जैसे कि सीज एंड ओशियन में पूरा जो पानी है आपका वो इसमें ही होता है। सीज एंड ओशियंस में 94% तक, 94 या 95 अराउंड होता है। फिर उसके बाद होता है ग्राउंड वाटर 4% जितना। ग्राउंड वाटर जो होता है वो 4% जितना होता है। आपके ग्लेशियर्स में और फ्रोज़न आइस और पोल्स में 1.65% जैसा होता है, और रिवर्स और लेक में 0.35% जितना होता है। ऐसा करके टोटल आपका 100% कंप्लीट होता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि सीज और ओशियन में 94% से 95% तक, ग्राउंड वाटर में 2% तक यानी कि 4% तक, ग्लेशियर्स यानी कि पोल्स एंड फ्रोज़न आइस में यानी कि ग्लेशियर्स में 1.65%, और रिवर्स एंड लेक्स में
0.35% वाटर अवेलेबल होता है। ये सब मिला के 100% कंप्लीट होता है। अब जो सरफेस एरिया ऑक्यूपाइड बाय लैंड होता है वो 29% होता है, यानी कि 29% सॉइल ऑन अर्थ वेयर देयर इज़ नो वाटर ऑन सरफेस। पूरे अर्थ में ऐसी 29% ही सॉइल है कि जहाँ पे पानी आपको देखने नहीं मिलेगा, और 70 से 71% वाटर ऑन अर्थ, यानी सरफेस एरिया ऑफ अर्थ ऑक्यूपाइड बाय वाटर इज इक्वल टू 71%, यानी 71% अर्थ के हिस्से में पानी है। आप देख सकते हैं कि लगभग तीसरे भाग में पानी है, यानी कि 3 भाग जो है हमारा अर्थ का वो पानी में है, और 1 भाग जो है वो हमारी सॉइल है कि जहाँ पे हम रहते हैं या जहाँ पे लैंड अवेलेबल है। तो आप देख सकते हो ये रेशियो के हिसाब से कि पानी कितना ज़्यादा है अर्थ के ऊपर। यही कारण है कि जो मनुष्य का जीवन है वो हमारे यहाँ टिका हुआ है अर्थ के ऊपर। ऐसे कोई पानी के जो सोर्सेज है वो और किसी प्लेनेट पे नहीं मिलते हैं, और इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलते हैं, इसलिए जो ह्यूमन लाइफ है वो पॉसिबल होती नहीं दूसरे प्लैनेट्स पे। ओके, फिर सोर्सेस ऑफ वाटर होते हैं उसे 2 पार्ट्स पे डिवाइड किया जाता है। एक है सरफेस सोर्सेज एंड सेकंड है अंडरग्राउंड सोर्सेज। अब जो सरफेस सोर्सेज यानी कि जो अर्थ की सरफेस पे रिटर्न करते हो उसे हम सरफेस सोर्सेज बोलते हैं, और जो ग्राउंड वाटर यानी कि अंडरग्राउंड वाटर यानी कि जो पानी ज़मीन के अंदर हो उसे हम अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेज बोलते हैं। तो सरफेस सोर्सेज में हमारी रिवर्स आ जाती है, लेक्स आ जाते हैं, पॉन्ड्स आ जाते हैं, स्ट्रीम्स आ जाते हैं, इम्पोर्टेंट रिजर्वायर, स्टोर्ड रेन वाटर एंड सिस्टम्स। तो ये सब जो सिस्टम्स होती है वो सरफेस सोर्सेज में आती है। यानी कि आप देख सकते हो कि रिवर कहाँ होती है, जो ज़मीन होती है हमारी उसके ऊपर ही होती है, अर्थ के ऊपर होती है, इसलिए उसको सरफेस सोर्सेज बोलते हैं। अब अंडरग्राउंड रिसोर्सेज कहाँ होंगे, वो ज़मीन के अंदर होंगे, तो वो स्प्रिंग्स, वेल्स, इन्फिल्ट्रेशन वेल एंड इन्फिल्ट्रेशन गैलरी, तो ये सब अंडरग्राउंड सोर्सेज में आता है। ओके, उसमें सबसे पहले हम देखेंगे रिवर्स। तो रिवर्स जो होती है वो 2 टाइप की होती है, एक पेरेनियल रिवर्स और दूसरी नॉन पेरेनियल रिवर्स। ओके, जो रिवर्स होती है वो 2 टाइप की होती है, यानी कि जो जिसे हम नदी बोलते हैं वो 2 टाइप की होती है, पेरेनियल रिवर्स और नॉन पेरेनियल रिवर्स। अब दोनों में फ़र्क क्या है? अब जो पेरेनियल रिवर्स जो होगी वो पूरा जो आपके 12 मंथ होते हैं, यानी मानसून के अलावा जो समर और जो विंटर होता है उसमें भी ये रिवर चालू रहती है, यानी कि ये रिवर कभी भी कोई भी सीज़न में बंद नहीं रहती है, तो उसे हम पेरेनियल रिवर्स बोलते हैं। और दूसरा नॉन पेरेनियल रिवर्स, यानी कि जिस नदी में या जिस रिवर में आपको पानी खाली मानसून के आसपास, यानी कि मानसून आने के बाद ही पानी मिल सकता हो और अमुक सीज़न तक ही पानी मिल सकता हो, तो उसे हम नॉन पेरेनियल रिवर्स बोलते हैं। ओके, तो रिवर्स जो है वो 2 टाइप की होती है, पेरेनियल रिवर्स एंड नॉन पेरेनियल रिवर्स। व्हेन द नंबर ऑफ स्ट्रीम्स कंबाइन टुगेदर अ रिवर इज फॉर्म, जब 3 या 4 स्ट्रीम्स एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं तब रिवर्स फॉर्म होती है। रिवर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर पब्लिक वाटर सप्लाई स्कीम। देखो, कोई भी पब्लिक वाटर सप्लाई स्कीम हमें डिज़ाइन करनी है तो रिवर्स जो है उसका पानी सबसे अच्छा रहता है पब्लिक वाटर सप्लाई स्कीम्स के लिए। तो क्वालिटी ऑफ वाटर अवेलेबल फ्रॉम रिवर्स इज क्वाइट वेरिएबल, एज इन मानसून सीजन वाटर इज हाईली टर्बिड कंपेयर टू नॉन मानसून सीजन्स। देखो, रिवर्स पे कभी कभी क्या होता है कि मानसून्स में जो होता है वो टर्बिड वाटर आता है, यानी कि कहीं से ऊपर से छलकता हुआ या टर्बिडिटी प्रोड्यूस करता हुआ पानी आपको मिलता है, जबकि नॉन मानसून सीजन में आपको ठहरा हुआ एकदम शांत पानी मिलता है, और उसका यूज़ हम पोर्टेबल वाटर के लिए कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका सरफेस रिसोर्सेज में रिवर्स। अब उसके बाद जो है वो लेक।
तो लेक क्या होता है? तो लेक होता है, दिस आर द नेचुरल लार्ज साइज डिप्रेशन फॉर्म विथ इन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड फिल्ड विथ रेन वाटर। ओके, जो भी हमारे पर्वतीय एरिया होते हैं, यानी कि जहाँ पे भी जैसे कि माउंटेन्स होती है, डिप्रेशंस होती है, डिप्रेशंस यानी हम उसको खाड़ी वाला एरिया बोलते हैं, और माउंटेन्स यानी हम उसको पर्वतीय एरिया बोलते हैं। तो ये दोनों एरिया में क्या होते हैं, स्ट्रीम्स और स्प्रिंग्स की वजह से जो नेचुरल साइज के सोर्सेस प्रोड्यूस होते हैं पानी के, उससे हम लेक्स कहते हैं। और उनका जो द क्वालिटी ऑफ वाटर इन अ लेक इज़ जनरली गुड एंड डू नॉट नीड मच प्योरिफिकेशन। देखो, लेक्स में जो पानी मिलता है ना, वो एकदम शुद्ध होता है, यानी प्योरीफाइड हुआ होता है, उसे हम दूसरी बार प्योरीफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लार्जर एंड ओल्डर लेक्स प्रोवाइड कंपेरेटिवली प्योरर वाटर दैन द स्मॉलर एंड न्यूअर लेक्स। जो पुराने हैं और बड़े हैं, वो लेक्स जो है वो ज़्यादा प्योर वाटर देते हैं हमें कंपेयर टू स्मॉलर एंड न्यूअर लेक्स। इन लेक्स ग्रोथ ऑफ algae एंड सम वाटर वेजिटेबल्स आर जनरली कॉमन। ओके, उसमें algae और अलग अलग टाइप के वाटर जो वेजिटेबल्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं कॉमनली। अब फेमस लेक्स जो है, मैं उनका नाम बताना चाहूँगा। जम्मू एंड कश्मीर में दाल लेक है, आपने देखा होगा। राजस्थान ढेबर लेक है, राजस्थान में नक्की लेक है, पुष्कर लेक है, गुजरात में नल सरोवर है, तमिलनाडु में पुलकट सरोवर है, यानी कि पुलकट लेक्स है। तो ये सब जो है वो इंडिया के फेमस लेक्स है। तो ये सब के नाम आपको थोड़े बहुत याद रखने हैं ओके स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद जो आते हैं वो है इम्पोर्टेंट रिजर्वायर। अब जो इम्पोर्टेंट रिजर्वायर है वो क्या है, हम देखते हैं। तो स्टोरेज रिजर्वायर्स आर फॉर्म बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम अक्रॉस द रिवर वैली। रिवर वैली के ऊपर हम अगर डैम फॉर्म करें या डैम बनाएं तो वो बन जाता है इम्पोर्टेंट रिजर्वायर। ह्यूज क्वालिटी ऑफ वाटर इज स्टोर्ड इन द रिजर्वायर फॉर्म अपस्ट्रीम ऑफ द डैम। डैम के अपस्ट्रीम के ऊपर क्या होता है कि ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर होता है। वेरियस यूजेस ऑफ स्टोरेज रिजर्वायर्स आर। अब स्टोरेज रिजर्वायर जो बना इंपॉर्टेंट रिजर्वायर, उसके अलग अलग यूजेस होते हैं ओके। पहला जो स्टोरेज रिजर्वायर का यूज़ होता है वो है पब्लिक वाटर सप्लाई के लिए, पब्लिक वाटर सप्लाई के लिए। फिर उसके बाद इरिगेशन के लिए, फिर उसके बाद पावर जनरेशन के लिए और फ्लड कंट्रोल। तो ये सब चीज़ों के लिए हम स्टोरेज रिजर्वायर का यूज़ करते हैं। एक तो पब्लिक वाटर सप्लाई के लिए, एक इरिगेशन के लिए, एक पावर जनरेशन के लिए और एक इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए और फ्लड कंट्रोल के लिए ओके। तो इसके लिए हम स्टोरेज रिजर्वायर का यूज़ करते हैं। और स्टोरेज रिजर्वायर किसको बोलते हैं? इंपॉर्टेंट रिजर्वायर। मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, आप इंपॉर्टेंट रिजर्वायर बोलो या स्टोरेज रिजर्वायर बोलो, दोनों एक ही नाम है, दोनों सेम ही एक ही चीज़ का दोनों नाम है। स्टोरेज रिजर्वायर्स आर फॉर्म्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम्स अक्रॉस द रिवर वैली। रिवर वैली के ऊपर हम अगर वेयर और डैम बनाए तो उसे हम स्टोरेज रिजर्वायर बोल सकते हैं। ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर इज स्टोर इन द रिजर्वायर फॉर्म अपस्ट्रीम ऑफ द डैम। हम ये जो डैम बनाएंगे उसके अपस्ट्रीम में ये जो पानी जो सेव होगा उसे हम स्टोरेज रिजर्वायर बोलेंगे। और ये जो स्टोरेज रिजर्वायर है उसका यूज़ पब्लिक वाटर सप्लाई के लिए कर सकते हैं, इरिगेशन के लिए कर सकते हैं, पावर जनरेशन के लिए कर सकते हैं, फ्लड कंट्रोल के लिए कर सकते हैं और इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए भी हम कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट रिजर्वायर होगा। अब इम्पोर्टेंट रिजर्वायर हम सिलेक्ट करें कि कई किस किस जगह पे हमें वो सिलेक्ट करना चाहिए। तो उसके कुछ क्राइटेरिया है कि उसका जो जो अपस्ट्रीम होता है वो थोड़ा वाइड होना चाहिए ओके। फिर जो हमारा जो डैम बनाएंगे और वेयर बनाएंगे वो जगह पे हमें पानी की मात्रा ज़्यादा मिलनी चाहिए।
फिर हमें ऐसी जगह चूज़ करनी चाहिए कि जो ट्रीटमेंट तक पानी हमको पहुंचाना है वो बाय ग्रेविटी फ्लो पहुंच जाए। देखो ज़्यादातर क्या होता है कि ट्रीटमेंट का प्लांट जो होता है वो सोर्स से थोड़ा ज़्यादा दूर होता है, तो अगर हम कन्वेंस में ज़्यादा पैसा बर्बाद करेंगे तो वो हमारे वाटर सप्लाई स्कीम के लिए इकोनॉमिकल नहीं होगा। तो हमारी टेंडेंसी क्या होती है कि जो वाटर सप्लाई स्कीम जो है हमारी, यानी कि जो ट्रीटमेंट प्लांट है हमारा, वहाँ तक पानी बाय ग्रेविटी हम ला सके। ओके, जहाँ पे हम रिजर्वायर बनाना चाहते हो वो वाटर सप्लाई से नज़दीक होना चाहिए। तो ये सब जो है अलग अलग आपके क्राइटेरिया है कि किस जगहों पे हमें ये इम्पोर्टेंट रिजर्वायर या स्टोरेज रिजर्वायर बनाने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंजीनियरिंग, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के ही दो पार्ट है। उसके दो पार्ट वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंजीनियरिंग, दोनों का वर्क्स क्या होता है वो हमने देखा। फिर सोर्सेज ऑफ वाटर कौन कौन से हैं और किस में से कौन सा कितना पानी हमें मिल सकता है वो देखा। उसके बाद अर्थ की सिचुएशन देखी कि 71% वाटर से ढकी हुई है, बाकी की जो 29% है उस पर ही सॉइल है और उस पर ही हम रह रहे हैं। उसके बाद सोर्सेज ऑफ वाटर को दो पार्ट में डिवाइड किया, सरफेस सोर्सेज एंड अंडरग्राउंड रिसोर्सेज। सरफेस रिसोर्सेज के नाम देखे हमने और उनका पूरा डिटेल वाइज देखा आज के लेक्चर में। अब इसके बाद अंडरग्राउंड रिसोर्सेज देखने हैं आपको, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको अंडरग्राउंड रिसोर्सेज दिखाऊंगा, स्प्रिंग्स, वेल्स, इनफिल्ट्रेशन वेल्स एंड इनफिल्ट्रेशन गैलरीज। तो ये हमें नेक्स्ट लेक्चर में देखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आज का आपका लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। एंड thank you students for watching and keep watching for updating videos of water supply and sanitary engineering. Okay students, thank you.